बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे के मेहमान बड़े अरसे बाद हाथ आए हैं और आज के जरगे में हमारे मेहमान हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि गायब कहाँ थे इतने अरसे आप और बड़े मियाँ साहब, और इलेक्शन का कोई हलचल नज़र आपकी तरफ से नहीं आ रहा था? बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने याद किया। मेरा ख़्याल है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप आज बड़े अरसे बाद हाथ आएँ तो ये गलत नहीं है। मेहरबानी आपकी। हम पूरी तरह अपनी इलेक्शन कैंपेन के पहले मरहले में मसरूफ़ थे। हमारी कई हफ्तों पर मुहित हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स थी और पूरे पाकिस्तान से जो हमारे जो एप्लीकेंट्स थे, टिकट के ख्वाहिशमंद, उनको एक एक को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इंटरव्यू किया और सारा दिन नशस्तें हुई ताकि हम मुशावरत के बाद सही फ़ैसले पर पहुँचे और वो मरहला अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये मरहला तो हर इलेक्शन में हुआ करता था, तो इस मरतबा कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप लोगों को इलेक्शन के होने का यकीन नहीं था या कोई अंदरूनी इख्तिलाफात नहीं, थे? पहले भी इसी तरह होता था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मरतबा जो एप्लीकेशंस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में मौसूल हुई और फिर ज़ाहिर है कि सब कमेटीज़ थी और ये एक बड़ी कुदरती बात है कि जहाँ पर टिकट के ख्वाहिशमंद होते हैं वहाँ जिसको मिलती है फिर दूसरे नाराज़ होते हैं, उनको समझाने के लिए ये एक प्रोसेस है। इसमें बहुत खूबसूरत बात है जमहूरियत की कि वहाँ पर हम मशावरत के साथ फिर दूसरों को उनको मनाना समझाना, तो ये एक अमल था, मुकम्मल हो गया अब और भी कुछ ज़हनों अब में हम कैंपेन में जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी कुछ ज़हनों में शुकूक व शुबहात है कि शायद किसी वजह से, अब चूँकि ईरान का भी रिसेंटली ये अटैक का मसला आया, सेनेट की करारदादें पास हो चुकी हैं इलेक्शन के अल्तवा के लिए, आपके साबका इत्तेहादी या पता नहीं मौजूदा भी शायद इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी अल्तवा की बात कर रहे हैं, तो कोई इलेक्शन के अल्तवा का अब तो कोई ख़दशा नहीं है? मेरा ख़्याल है कि अब तो सिर्फ 18 दिन रह गए हैं बाकी। इस वक्त इलेक्शन का अल्तवा पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ। गो के चैलेंजेस अपनी जगह हैं और बाज़ जो मोहतरम जो सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक़ KP से है या बलूचिस्तान से है, एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर उनकी बातों में वज़न है, लेकिन इस वक्त इलेक्शन का अल्तवा बहुत नुकसानदेह होगा और मैं समझता हूँ कि हमें अब इलेक्शन में अब जाना होगा और इंशाअल्लाह उसमें खैर निकलेगी। इलेक्शन में अवाम वोट डालेंगे और जो भी हुकूमत सामने बन के आएगी, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, वो है पाकिस्तान की माशी तरक्की के पहिए को तेज़ी से घुमाना और वो हम सब की मुश्तरका नहीं, उस पे मैं फिर अलग सियासी ज़िम्मेदारी अलग से तफसीली बात करते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने या किसी और ने इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की, तो आप लोग रजिस्ट करेंगे? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है इस वक्त। अच्छा। आपने जो ईरान का जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है। हमारा ब्रदर और एक दोस्त मुल्क है, हमसाया मुल्क है और किसी को ये तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और फिर हमारे फ़ौज ने उसका बड़ा जचा तोला मेजर जवाब दिया है और यकीनन अगर दहशतगर्दी से पाकिस्तान भी बेपनाह अपने इससे हमें नुकसान पहुंच चुका है, ईरान को भी, तो ये तो बैठ के बात होनी चाहिए थी, बाहमी गुफ्त-व-शनीद के साथ इस मामले को हल करना चाहिए था।
और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े ने दोस्तों को और हमारे जो खैर ख़ां हम सबको बहुत दुख पहुँचाया है। अच्छा, आम तासुर ये है कि आप लोग इसलिए पब्लिक में जाने से लेट होते रहे क्योंकि पब्लिक के पास ले जाने के लिए कोई प्रॉपर बयानिया आपके पास नहीं रहा, और ख़ुसूसन आपकी जो 1.5 साल की हुकूमत रही उसने पार्टी की मकबूलियत और बयानिए को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो क्या वाकई बयानिए की किल्लत की वजह से या न होने की वजह से आप लोगों को देर हुई? जी, गुजारिश ये है कि बयानिया अगर तामीर और तरक्की का और इज़्ज़त का, अहमियत का अगर कोई बयानिया किसी पार्टी का अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर था और है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो नवाज़ शरीफ की ज़ात है। और आपने देखा कि हर दौर में जब भी मियाँ नवाज़ शरीफ को मौका मिला, PMLN को मौका मिला, उन्होंने दिन रात काविशें करके, मेहनत करके, इखलास के साथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबों को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इज़्ज़त और तौक़ीर है दुनिया में, उसको बढ़ाया। तो हमें तो इसमें एक लम्हे के लिए भी कोई शक नहीं है कि हमारा ही बयानिया वो बयानिया है जो कि पाकिस्तान की आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आप देख लें, पाकिस्तान को एटमी ताकत अल्लाह ताला के फजल करम से किसने बनाया? तमाम तर तरगीबात और थ्रेट्स के बावजूद नवाज़ शरीफ। CPEC के अंदर $30 अरब से ज़ायद सरमायाकारी किसके दौर में हुई? नवाज़ शरीफ। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि दुनिया में किसी भी मुल्क सोसाइटी के लिए एक जिसको कहते हैं कि इंटीग्रल पार्ट होती है तरक्की और खुशहाली के सफ़र को तेज़ी से ले जाने के लिए, मेट्रोस, ऑरेंज लाइन्स, ग्रीन लाइन किसके दौर में बनी? नवाज़ शरीफ। तालीम, इलाज के मैदान में अगर हकीकी और जो कि सामने हर एक को नज़र आता है, ठीक, तरक्की किसके दौर में हुई? नवाज़ शरीफ के दौर में। और जो कि तालीम और इलाज के चैम्पियंस बनते थे, उन्होंने अपने दौर में KP में 8 सालों में क्या किया? बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं किया। अभी एक महफिल थी, उसमें उन्होंने, एक नौजवान ने PTI के एक जो उनके लीडर हैं उनसे पूछा कि आप हमें 5 यूनिवर्सिटियां, अस्पताल गिना दें जो कि आपके दौर में बनी हैं। वो उठ के चले गए। अगर उनके पास कुछ होता तो बता दें। सब कुछ है, लेकिन जो पंजाब में आपने अपना एक इमेज बनाया हुआ था और शाहबाज स्पीड भी मशहूर हो गया था, लेकिन मरकज़ में इस मरतबा आप उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया, किसके दौर में? शहबाज शरीफ साहब के दौर में। महंगाई हुई किसके दौर में? शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तो उसमें अपनी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पंजाब वाला शहबाज शरीफ मरकज़ में क्यों नज़र नहीं आया? मैं इस बारे में हक़ाइक़ कौम को एक से ज़्यादा मरतबा बता चुका हूँ। मुझे सफाई में कुछ नहीं कहना, हक़ाइक़ बताने हैं कि पंजाब में मियाँ नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में हुकूमत हमारी थी और हमने दिन रात काम किया। मरकज़ में 13 जमातों की कोलिशन थी और आपने उसको बड़े करीब से उस दौर को देखा है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब आए अपना जून 2022 में, जो आपने देखा, उससे भी बढ़कर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने का सबसे कठिन काम, चैलेंज वो मेरा था, हमारी कोलिशन हुकूमत का था, वज़ीर ख़ज़ाना का था, मेरा था। हमने मिलकर यकीन करें कि तमाम तवानाइयाँ इसमें सर्व की। और अगर सलीम साफ़ी साहब पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, मुझे बताएं,
मैं और आप यहाँ बैठे होते, खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो क्या होता? मरीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए जो अद्वियात हैं एमरजेंसी वो ना मिलती, हस्पतालों में दवाइयाँ ना मिलती, खुराक तो दूर की बात, पेट्रोल और गैस ये ना मिलता, कारोबार ठप हो जाता, ज़राअत पीली हो जाती, सनमों की चिमनियों से धुआं ना निकलता, लाखों लोग सड़कों पर होते, एहतजाज कर रहे होते। आपने श्रीलंका का दिलखराश मंजरनामा आपको आज भी याद होगा। बैंकों के ऊपर जो खातेदार हैं वो चढ़ दौड़ते, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए वो हम न कर पाते, एक्सपोर्ट न कर पाते। तो ये 16 माह में अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिए तो जंग थी पाकिस्तान को बचाने के लिए। ठीक। तो मेरी नाकस हकीर कारकर्दगी वो यहाँ पर भी सामने आई कि मेरे नज़दीक, नवाज शरीफ के नज़दीक सियासत वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, रियासत को बचाना था और उसके लिए एक बार नहीं 100 मरतबा भी सियासत को कुर्बान करना पड़ता तो खुदा की कसम वो कोई बड़ी कीमत नहीं। अच्छा मियां साहब, हमारा एक अलमिया है कि हम अगर ब्रेक ना ले और इश्तिहार ना मिले तो हम दिवालिया हो जाते हैं। अभी तो मैं नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर। मैं साहब अभी तक आप लोगों का, आपने मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी। आप जी आप मुकम्मल कीजिए। ब्रेक का बहाना बना लिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ब्रेक न ले तो दिवालिया हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े इंकिसारी के साथ कि अगर पाकिस्तान भर में अगर नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में, उसकी वज़ारत उज़्मा के दौर में अगर कहीं, क्योंकि हमारे पास खालिस्तन अगर कोई सूबा था PMLN का तो पंजाब था, बाकी KP में PTI की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान में आप जानते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ बिला खौफ तरदीद, इंतहाई आजी और इंकिसारी के साथ कि अगर सबसे ज़्यादा अगर तालीमी मैदान में नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया गया तो वो पंजाब था नवाज शरीफ के दौर में। अगर सबसे ज़्यादा अरबों रुपए के तालीम के वज़ाइफ अगर कहीं मिले तो वो नवाज शरीफ के दौर में मिले, बच्चों और बच्चियों को ज़हीन और फ़तीन मगर इंतहाई गरीब बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था। अगर सबसे ज़्यादा अगर एनरोलमेंट स्कूलों में बच्चों और बच्चियों की हुई तो वह नवाज शरीफ के दौर में हुई। ठीक, मेरी बात ज़रा मुझे एक मिनट दे दें, मैं ज़रा आपको ज़रा गुजारिश करना चाहता हूँ ना, इस क्योंकि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होना चाहिए। तो अगर सबसे पहली IT यूनिवर्सिटी अरफा करीम टावर में हुई तो वह नवाज शरीफ के दौर में हुई, पहली IT यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। और अगर सबसे पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वैसे तो टेक्निकल कॉलेजेस पाकिस्तान में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी चीन की शराकत के साथ, वो टियानजिन उनका प्रोविंस है, तो वो नवाज शरीफ के दौर में। और अगर HN कॉलेज के हमपल्ला दानिश स्कूल अगर कहीं बने तो वो नवाज शरीफ के दौर में। अगर फ्री अद्वियात अस्पतालों में मिली तो वो नवाज शरीफ के दौर में। अगर नॉलेज पार्क का क़याम, अमनी क़याम अगर कभी हुआ तो नवाज शरीफ के दौर में, जहाँ पर पहले PKLI बना, जहाँ पर जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी और उनकी अमराज का इलाज हुआ, जहाँ पर अरबों रुपए के अखराजात से हिंदुस्तान और चीन हमारे मरीज़ भाई और बहन जाते थे, वहाँ पर मुफ्त इलाज, उसको बर्बाद किया इमरान खान ने और साकिब निसार ने, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ ने बनाया। अगर कहीं भी पाकिस्तान में जदीद लेबॉर्ट्रीज़ बनी अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए, तो वो नवाज शरीफ के दौर। ये ज़्यादातर हुआ पंजाब में और उससे इस पंजाब में तो हम मैंडेट था PMLN का नहीं, लेकिन उससे ये तासुर जन्म ले चुका है। और क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी
कौमी जमात हो के भी अमलन सिंध की जमात है, उसी तरह मुस्लिम लीग नून कौमी जमात हो के भी अमलन पंजाब की जमात। बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में गवादर पोर्ट के मंसूबे लगे। नवाज शरीफ के दौर में सूबा बलूचिस्तान जो हमारा बहुत प्यारा सूबा है, वहाँ पर सड़कात का जाल फैलाने के लिए वहाँ पर बेपनाह वहाँ पर फंडिंग हुई। नवाज शरीफ के दौर में कराची जो पाकिस्तान का सबसे कमाऊ शहर है और कराची की जो जीडीपी है, वहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्री और कॉमर्स और ट्रेड, वो शायद पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 60% कराची है। वहाँ पर पीने का पानी आज भी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आम आदमी को मैसर नहीं। तो ये K3 K4 जो पीने के पानी के मंसूबे थे किसके दौर में हुए? नवाज शरीफ के दौर में। ग्रीन लाइन जो पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कराची में लगा, वो किसके दौर में हुआ? नवाज शरीफ के दौर में। हैदराबाद और कराची जो मोटरवे का जो कनेक्शन था, सक्कर तक तो लग गई, सक्कर हैदराबाद और हैदराबाद कराची, वो सारा प्लान नवाज शरीफ के दौर में बना हुआ और उसको मैंने पर उसकी बिडिंग करवाई। आप KP में आप देखिए कि दयामेर भाषा डैम के लिए ज़मीन का पैसा किसके दौर में खर्चा? नवाज शरीफ के दौर में। और इस तरीके से अपना पेशावर को कनेक्ट मोटरवे से किसके दौर में करवाया गया? नवाज शरीफ के दौर में। गुजारिश ये है कि आप मेहरबानी करके ये देखें कि बयानिया किसी का अगर है जिसमें हकीकत है, जान है, तो वो PMLN और नवाज शरीफ के दौर का बयानिया है। उसी को हम उसकी एक्सपेंशन अब आगे करेंगे इस इलेक्शन के नतीजे में, अगर अल्लाह ताला ने मौका। जी बिल्कुल, देखिए ये डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें शहबाज शरीफ का बयानिया था, मियां नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो का बयानिया था। तो ये इस दौरान जो कुछ हुआ उसकी वजह से अब आप वोट को इज्जत दो की बयानिया के साथ जाएंगे या कि शहबाज शरीफ की तरक्की के बयानिया के साथ? इतने आप माशाल्लाह ज़हीन आदमी हैं और लिखारी हैं और तजियाकार हैं, तो आपसे तो ये इस सवाल की मुझे तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो का क्या मतलब है? कि जो नवाज शरीफ ने कौम से कहा कि मैं इंशाअल्लाह अपना 5 साल में कोशिश करूँगा कि 20 घंटे की बिजली के अंधेरे जो हैं ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उन्होंने मेहनत की और वो 20 घंटे का जो दौरानिया था लोड शेडिंग की, जिसने तबाही कर दी, ख़त्म हो गया। तो इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अगर नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर सनत और ज़राअत और हिफ़्रत में बेपनाह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तरक्की करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को और कोशिशों को कबूल किया। इसी को तो वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है? कि आवाम से जो वादा किया गया उसको हद्दुल मक़दूर कोशिश की गई उसको पूरा करने के लिए। कई चीज़ें अधूरी रह गई होंगी, जिस तरह जब उनका 2017 में तख्ता उल्टा गया और साकिब निसार सबसे बड़ा मोहरा था उसका, तो फिर तरक्की का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। और फिर जब हाइब्रिड सिस्टम लाया गया 2018 में, अरबों रुपए खर्च करके उसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी और बर्बादी हो गई। आज अगर दोबारा इस इलेक्शन के नतीजे में अल्लाह ताला ने PMLN को मौका दिया, नवाज शरीफ को मौका दिया, तो इस 7 साल की 6 साल की मुजरमाना ताख़ीर और गफलत के बाद इस सफ़र को दोबारा शुरू किया जाएगा जो 2017 में उसको ख़त्म किया गया, जब आटा 35 रुपये पे था, जब चीनी 52 रुपये पे थी, जब मुल्क के अंदर बिजली के नर्ख 12 रुपये पे थे, जब GDP 6% को क्रॉस कर गई थी। अच्छा, जिन लोगों ने उस सफ़र में रखना डाला और पाकिस्तान की ये हालत कर दी, तो मियाँ साहब कहते हैं कि उनसे हिसाब लेना चाहिए, तो उनसे हिसाब लिया जाएगा? और हिसाब किस नीयत से किस से लिया जाएगा? देखिए कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में ये कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। और आपने देखा कि किस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। झूठे मुकदमात जो बनाए गए, यानी पनामा में नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था, उन सैकड़ों लोगों में नाम नहीं था, और झूठा केस पनामा का बनाया गया। और फिर अकामा में बिल्कुल
एक भौंडे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से उनको सज़ा दिलवाई गई। और फिर उस सफ़र को 2017 में उसको यकदम उसको ख़त्म कर दिया गया। और एक मेमार पाकिस्तान का उसको किस तरह कौम के सामने, कितना अफसोस की बात है कि यानी मैं समझता हूँ कि कोई अगर और अपना होता मौका या कौम होती तो वो नवाज शरीफ को कहती कि यू आर गोल्ड स्मिथ ऑफ पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं। और कहाँ आपको कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, पनामा से अकामा बना दिया गया, एक जज ऊपर बैठा दिया गया और दिन रात जजों को उनको कहा जा रहा है ट्रायल कोर्ट को रोज़ चलाओ और रोज़ अपना पेशियाँ भुगती जा रही। इस तरह कौम का जो वक्त ज़ाया किया गया, बर्बाद किया गया, तवानाइयों को इस तरफ ले जाया गया ये जाए कि हम तरक्की करते और गुर्बत ख़त्म करते और तालीम को आगे ले जाते और सेहत के अपने जो नवाज शरीफ का जो हेल्थ कार्ड था उसको आगे लेके जाते। पर ये मुजरमाना गफलत हुई। ये मुजरमाना गफलत हुई। तो उन मुजरिमों को सज़ा क्यों ना दी जाए? मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह पर अपना मामला छोड़ता हूँ और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है। वो सब उनके चेहरे जो हैं मकरूह चेहरे वो सामने आ रहे हैं। अच्छा चलो, वो तो सामने आ रहे हैं, लेकिन वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आपका कौन होगा? आपने देखा नहीं, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का, अल्लाह ताला के फज़ल करम से उसी ज़माने से मैंने ये कौम को बताया था कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म चौथी बार होगा। और इस सफ़र को, उसके सफ़र को, किसी और के सफ़र को नहीं, उसके सफ़र को, खुशहाली और तरक्की के सफ़र को 2017 में जिस तरीके से ख़त्म किया गया वो उसको दोबारा शुरू करेगा। लेकिन मियाँ साहब, अब उम्र के जिस हिस्से में हैं, जिस तरह उनकी सेहत की जो हालत है, उसके तनाज़ुर में क्या ये बेहतर ना होता कि उनकी सरपरस्ती होती है वज़ारत उज़्मा आप या किसी और को दी जाती? देखिए, बीमारी और सेहत ये खुदा के हाथ में है। खुशी गमी ये सब मिन जानिब अल्लाह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको दिल की बीमारी थी और उसका उन्होंने इलाज करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हैं और इंशाअल्लाह वो पूरी अपनी इखलास के साथ और कोशिश के साथ इस सफ़र को आगे लेके जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमें ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंशाअल्लाह PMLN उनकी लीडरशिप में शबाना रोज़ मेहनत करेगी, जिस तरह हम माजी में करते आए हैं। देखिए, मैं आपको ये आज दिल से बात कर रहा हूँ, मुझे बता दें कि क्या नवाज शरीफ का ये कसूर था कि वो CPEC लेके आया तो उसको सज़ा दो? क्या नवाज शरीफ का ये कसूर था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाओ और उसको सज़ा दो? क्या नवाज शरीफ का ये कसूर था कि उसने पाकिस्तान के अंदर शाहराहें बनाई, मोटरवेज़ बनाई, जो नाक़िद कहते हैं कि ये सड़कें बनाने वाले हैं? सड़क ना हो तो आप स्कूल किस तरह पहुँचेंगे? सड़क ना हो तो आप अस्पताल किस तरह पहुँचेंगे? सड़क ना हो तो आप कारखाना किस तरह पहुँचेंगे? सड़क ना हो तो आप अपने दफ्तर किस तरह पहुँचेंगे? सड़क ना हो तो आप अपना जहाँ पर आपने छाबड़ी लगाई है या आपने दुकान लगाई वहाँ किस तरह पहुँचेंगे? तो फिर जब वही दौर वापस लाना है तो आप वज़ीर आला पंजाब होंगे। फिर ये जब मैंडेट अवाम का आएगा 8 फरवरी को तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से जो फैसला होगा इंशाअल्लाह मुल्क को आगे लेके चलेगा। अच्छा, एक आम तासुर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है और पिछली मरतबा भी उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सिर्फ पार्टी की ज़िद है, वो पूरी करके फिर मियां नवाज शरीफ साहब हट जाएंगे पीछे और किसी और को वज़ारत उज़्मा दे देंगे। ये आपको ना जाने कहाँ से खबरें मिलती हैं। कम से कम मुझे इस तरह का किसी प्रोग्राम के इल्म नहीं है। और देखें, गवर्नेंस, हुकूमत एक बहुत संजीदा मामला है और इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, बैरूनी चैलेंजेस, अभी आपने ये जो कशीदगी का जिक्र किया, टेररिज्म दोबारा वो सर उठा रहा है। यानी आप जानते हैं रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब के ज़रिए नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि ये टेररिज्म को कसर हमने ना कुचला तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान रहने के काबिल ना होगा, खुदा न खास्ता। और किस तरह एक जामे प्रोग्राम बना के अफवाज पाकिस्तान के साथ और अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर किस तरह दिन रात
उसका मुकाबला किया गया और हज़ारों हज़ारों लोगों ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही ने, अफसर ने, फ़ौज के, पुलिस के, दूसरी एजेंसीज़ के, आम आदमी ने, एक किसी की माँ ने, किसी के बेटे ने, किसी के बाप ने, तो इतनी बड़ी कीमत से ये मुल्क यानी एक टेररिज्म से आज़ाद हुआ, आज़ादी हासिल की और अमन कायम हुआ। किस तरह उस अमन को दोबारा उस हाइब्रिड रजीम ने उसको बर्बाद कर दिया। जेलों से इनको, जो ये हैं टेररिस्ट, इनको दहशतगर्द, इनको छोड़ा रहा किया गया और उनको बिल्कुल जेलों से निकाला गया। उनको उनके बारे में बड़े बड़े कसीदे कहे गए। और दोबारा आप देखें, हाइब्रिड से इमरान खान की याद आई, तो ये इस वक्त मुल्क के हालात आप बता रहे हैं, उसके लिए तो इत्तेहाद और इत्तेफाक और माफ़ी और दरगुजर और उसकी ज़रूरत है। 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में, इंतहाई दूरी है। हाँ, तो इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं, उनके लोग कहते हैं कि हमें बराबर मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि उसके लिए फिर ज़रूरी है कि इमरान खान को भी माफ़ कर दिया जाए? देखिए, बात यह है सलीम साफ़ी साहब, ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि किसी भी माशरे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ के हालात हैं, उसका सबसे बड़ा तकाज़ा ये है, और वो पुकार पुकार कर ये कौम ये इस बात का तकाज़ा कर रही है कि इकट्ठे हों, अपने इख्तिलाफ़ात भुला दें, इत्तेहाद और यकजहती के साथ इस अपने जो आपके जो ज़ाती जो तकालीफ़ हैं, मुश्किलात हैं, उससे ऊपर निकलें और आगे बढ़ें इकट्ठे होकर। और तारीख़ गवाह है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को भुलाकर बड़ापन दिखाती हैं और हौसले और तहम्मुल बर्दाश्त से आगे चलती हैं। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन 9 मई का वाक़या, इतनी बड़ी गद्दारी, अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो उसका सरगना है वो आज जेल में ना होता। 9 मई, देखिए एक अजीब इत्तेफाक है कि 9 मई को अपना ये गद्दारी हुई और 28 मई को नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत अल्लाह के फजल से बनाया, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो वज़ीर-ए-आज़म उनके ज़माने से चला ये सारा सिलसिला। तो अगर ये ना होता तो मामला मुख्तलिफ होता। 9 मई की जो वाक़या, ये कोई मामूली बात है? अगर आप उसको आंख उससे चुराएँगे, उससे आप मुँह फेर लेंगे, तो फिर हमें आइंदा किसी और खुदा न खास्ता बड़े हादसे का सामना करना पड़ जाएगा। ये जेल में भिजवाने वाला ना हम हैं, ना हमारा इसमें कोई हाथ है। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था उस हद तक मैं हर चीज़ कबूल करता हूँ जो हमने की, लेकिन आज जहाँ पर पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है, वहाँ पर इस बात का आपको पूरी तरह पहरा देना होगा कि जिन्होंने 9 मई का जो गद्दारी का एक साजिश थी, साजिश जिसमें खाली सियासतदान नहीं थे, इमरान खान नहीं था, उसके हवारी थे, फ़ौज के अंदर भी, जुडिशरी में भी और दूसरे महकमों में भी लोग थे, बाकायदा एक प्लान था, बाहर की ताकतें भी थी। मैं वो जब बात करूँगा जो मैं जानता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा जी अब ये फ़लाँ मुल्क ने साजिश कर दी, या फ़लाँ ने साजिश कर दी। हो सकता है, मुझे इसका पूरी तरह इदराक नहीं या पूरी मालूमात नहीं, लेकिन जो मालूमात है मुझे, वो मैं ये दावे से कहता हूँ बिला खौफ तरदीद कि इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ गद्दारी की, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ गद्दारी की, और अगर वो खुदा न खास्ता साजिश कामयाब हो जाती तो मैं और आप आज यहाँ पर इंटरव्यू न दे रहे होते। मुल्क सबसे पहले है, अब पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की तकदीर सबसे पहले है। देखिए गुर्बत में कितने इस वक्त लोग झुलस रहे हैं। अशराफिया जो है वो अमेरिका और शुमाली अमेरिका और जनूबी फ्रांस जाकर हर तरह का इलाज करवा लेती है। आज गरीब आदमी की इन्होंने दवाई बंद कर दी, इन्होंने इलाज बंद कर दिया। कितना बड़ा मुजरमाना फेल था ये। तो उस सफ़र को जो नवाज़ शरीफ ने जिसका आगाज़ किया था, उसको दोबारा शुरू करना मिलकर, मैं समझता हूँ कि ये हम सियासतदान हैं, हमने एक सबक सीखा है कि अब सियासत करनी, अपनी सियासत हम करेंगे, अपना प्रोग्राम देंगे, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ गाली गलोच, ये इसका जो माशरा जो तकसीम हो चुका है, जहर घोल दिया गया है, इसका ख़ात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये जहर जो माशरे में सरायत कर गया, इसका ख़ात्मा ना किया
तो कोई चीज़ अच्छा, नहीं ये चल सकेगी। आपसे जानेंगे कि 25 करोड़ आवाम की तकदीर मुस्लिम लीग नून कैसे बदलेगी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ है मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मैं एक गुजारिश करना चाहता था, जो आपने कौमी यकजहती की बात की, मैंने उसकी तफसील में चला गया, पूरी फिर तईद करता हूँ, लेकिन एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए। जब पाकिस्तान को फैटफ से ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए काविशें हो रही थी, तो हम अपोजिशन में, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, इमरान नियाज़ी ने हमसे, हमारे साथ बैठने से इनकार कर दिया। हमें कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मुल्क का मामला था कि पाकिस्तान को फैटफ से निकालना था। पाकिस्तान की दुनिया में जगहज़ाई हो रही थी, हमारा जो हमारी जो फाइनेंशियल, जो हमारी जो पॉलिसी थी, वो मुतासर हो रही थी। फिर देखें कोविड, मैं बाहर से आया, लंदन में था, ख़ुद आया मैं पाकिस्तान, मीटिंग हुई और मीटिंग में मुझे बताया गया कि उसमें इमरान खान आएंगे और उन्होंने अपना भाषण दिया। जब मेरी बारी थी, उसके बाद वो चल दी है कि मुझे कोई बड़ा ज़रूरी काम पड़ गया, कोविड से ज़्यादा उसको कोई और ज़रूरी काम था। जब कश्मीर के बारे में जब कभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने इनकार कर दिया। जब हिंदुस्तान हमला आवर हुआ 26 फरवरी 2019 को, जब उनके जहाज़ आए वहाँ पर केपी में, उसके बाद हमने पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और वो अपना विंग कमांडर अभिनंदन को, जब उसका जहाज़ गिरा, उसको पकड़ा गया। उस शाम को उस वक़्त के सिपह सलार जनरल बाजवा ने हमें इत्तला मिली कि आज वो और प्राइम मिनिस्टर आएंगे। साफ़ी साहब, पूरी ऑपोजिशन 1.5 घंटा बैठी इंतज़ार करती रही, कोई ना आए। चेन गोइयाँ शुरू हो गई कि जी क्या मामला है, ये इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, हमें बुलाया गया है। और मेरे उस ज़माने में नई नई कमर की दर्द शुरू हुई थी, मेरे लिए बैठना उस ज़माने में बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने भी अपना सब्र से इंतज़ार किया। फिर जनरल बाजवा आए, कमर बाजवा आए और बैठ गए। साथ उन्होंने बिठाया शायद चेयरमैन सेनेट को। उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन आप लोगों में इमरान नियाज़ी नहीं आए। आप लोगों में और इमरान नियाज़ी में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए ना। मैंने हाउस में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पहले दिन मैंने पेशकश की और उन्होंने पाया हकारत से उसको ठुकरा दिया और उसका मजाक उड़ाया कि ये आ गए हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी का हमें सबक सिखाने, और ये कहा कि इनको मैं रुलाऊंगा और इनको मैं घसीटूंगा और इनको मैं रुलाऊंगा इनको। तो कहने का मकसद, अच्छा ज़रा मुस्तकबिल की बात करते हैं। अब इलेक्शन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसके बावजूद भी हमें मुल्क के अंदर जितनी भी हमांगी और यकजहती पैदा कर सकते हैं, उसके लिए इखलास के साथ तमाम तवानाई हमें लगानी चाहिए। ठीक। अब इलेक्शन में आप लोगों को क्या तवक्को है कि आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेंगे? ये हमारी कैंपेन शुरू हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं, मरीम नवाज़ भी, मैं भी जाऊँगा इंशाअल्लाह। और ये फिर 8 फरवरी को अवाम फैसला कर देंगे कि नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन और असेसमेंट क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मेरी कभी उम्मीद है वास्क है इंशाअल्लाह कि हमें एक सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और उसके बगैर कारोबार हुकूमत को चलाना इतना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो पार्टियां, जिसको भी ये मौका मिलता है, हमें मिलता है, अगर पीपल्स पार्टी को मिलता है, JUI को मिलता है, जिसको भी मिलता है उसको मुबारक देंगे हम। अगर हमें मिलता है तो हम इंशाअल्लाह भरपूर मुशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के कारोबार हुकूमत को चलाएँगे, क्योंकि इस वक्त आवाम को और कुछ नहीं चाहिए। उनको सस्ती रोटी चाहिए, उनको मुलाजमत चाहिए, उनको अपना दवाई चाहिए, तालीम चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के जहन में यही चीज़ इस वक्त एजेंडा रचा बसा है। और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं 3 चीज़ों की बात यहाँ करूँगा। हमारी जो नौजवान नस्ल है, करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों ने इस इलेक्शन में वोट देना है, जो उनका हक है। मैं समझता हूँ कि वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही बात। असल बात यह है कि उन करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों को तालीम
और रेलेवेंट तालीम जो जदीद असर हाज़िर के तकाज़े पूरे करती हो वो दिलवाना, और फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये नवाज़ शरीफ के मंशूर का ये नंबर 1 एजेंडा है, नंबर 1। और मैं ये बात ज़ुबानी कलामी नहीं कर रहा, अभी माजी की जो तफसील आपको बताई है ये उसी का हिस्सा, उससे जो जुड़ी हुई बात है उसको आगे, उसको एक्सपैंड करना और आगे लेके जाना है। एक नंबर 2, इस मद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जहन में रहनी चाहिए कि आज का ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। हमारे पास ना तेल है ना गैस है, हमारे पास ये सरमाया है नौजवान नस्ल का। इसको अगर हम इनको लैस कर दें, इनके हाथों में हम अपना लैपटॉप दे दें, आईटी टेक्नोलॉजी जो है उससे हम इनको हमकिनार करवाएं, इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं, इनको हम इदारे बनाएं, चाहे जिनकी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर अगर टेक्सटाइल है वहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाएं, स्टील इंजीनियरिंग है वहाँ दिलवाएं, अगर मार्बल की आईटी हो गया तीसरा, और तीसरा ज़राअत। ज़राअत हमारी यकीन करें कि आज भी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। बदकिस्मती से हमने अपने इस सोना उगलने वाली ज़मीन को हमने इग्नोर किया, उसके ऊपर सियासत की। यही जो हुआ, हाइब्रिड सिस्टम ले लें, उससे पीछे चले जाएं, यही कुछ हुआ। आज अगर पाकिस्तान की ज़राअत अगर अल्हम्दुलिल्लाह जदीद तर्ज पर होती, हमें कहीं किसको ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा मुकाबला किससे है, पीपल्स पार्टी से या पीटीआई से? मुकाबला हमारा अपने माजी के परफॉर्मेंस से है। मुकाबला नवाज शरीफ को अपने 2013 और 17 का जो पीरियड है, जहाँ पर 20 घंटे की बिजली का दौरानिया ख़त्म कर दिया, जहाँ पर 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, जहाँ पर नौजवान बच्चों के लिए तालीम और मरीज़ों के इलाज के लिए अस्पताल और स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, नवाज शरीफ को अपने ही माजी की जो परफॉर्मेंस है उससे मुकाबला है, किसी और पार्टी से। लेकिन आपकी साबका काबीना के एक रुकन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त मुल्क को बुज़ुर्गों की नहीं बल्कि नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, और वो कहते हैं कि मैं बेहतर ऑप्शन। मैंने हमेशा बिलीव किया है कि कोई भी सोसाइटी, कोई घर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कारोबार हो, कोई मुल्क हो, कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, नौजवान काबिल जहन और तजुर्बा, ये मिल के ही किसी भी सोसाइटी को, मुल्क को औजे सुरैया पर पहुँचाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब नौजवान हैं, उनका एक मुस्तकबिल है, और पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं। मेरे वो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। नवाज शरीफ का तजुर्बा रखने वाला कोई सियासतदान इस मुल्क में नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो ये मिलकर ही, यानी यूथ तो और बिलावल साहब आपके वज़ीर ख़ारजा रहे, तो इतना ट्रेन आपने नहीं किया है कि वो वज़ीर आज़म बन सकें? अगर उनको अल्लाह ताला मौका देता है तो ज़रूर बनेंगे, क्यों नहीं। ये कोई किसी की घर की जागीर तो नहीं है, ये तो अवाम, अल्लाह ताला जिसको चाहे और अवाम जिसके हक़ में वोट दें। अपना बिलावल को अगर बनाते हैं तो हम बिल्कुल आमना सदक ना कहेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। पीडीएम इंतखाबी अलायंस क्यों नहीं बन सका, और इस वक्त आप लोगों का किसी से इत्तेहाद है भी या कि सोलो फ्लाइट है? नहीं, हमारी देखिए ये एक सियासी अमल है, और हमारी सब पार्टी से जो गुफ्तगू शनीद होती रहती है, हुई है। और ये कोई आसान काम नहीं कि आप उनसे अलायंस कर लें, उनसे अलायंस कर लें। हमारी इस बारे में हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, हमारी दूसरी पार्टी से मुलाकातें हुई हैं। तो ये एक जारी अमल है, मुसलसल अमल है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसके नताइज निकलेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आपका किसी से अलायंस नहीं हुआ तो ये एक नाकामी की इलामत, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी पूरी एक एफ़र्ट है, और हम इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मिलकर एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल बनाएंगे जिससे कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात और तकलीफ़ नंबर 1 उसको प्रायोरिटी होगी, फोकस उसके ऊपर होगा, बाकी हर चीज़ सानवी है, उसके मातहत है उसके। बिल्कुल। मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं एक बात, जी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जी। जरिए। मैं पाकिस्तानी कौम को, अपने बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों को, मज़दूरों को, दुकानदारों को, तालिब इल्मों को, असातिज़ा कराम को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, यानी ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले
कोई मेहनत कश है, कोई हमारे माएँ बहनें, सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को आपने इस मुल्क की किस्मत का फ़ैसला अपने वोट से करना है। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप वोट के लिए उस पार्टी को और उस लीडर का इंतखाब करें जिसका माजी पुकार पुकार कर इस बात की गवाही देता है कि जब भी उस पार्टी को, उस लीडर को मौका मिला, उसने इस कौम की हद्दुल मक़दूर खिदमत की। बहुत शुक्रिया मियां शहबाज शरीफ साहब। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने ज़मीर के मुताबिक पाकिस्तान की भलाई के लिए वोट देंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आइंदा इंतखाबात के नतीजे में ऐसी क़यादत पाकिस्तान को दे दे कि जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकें। आज के इस ख़ुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।